हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्यूट रीनल फेलियर। ये हमारा पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का टॉपिक है जो कि हमारा जीएनएम सेकेंड ईयर का है। तो इसमें हमारा सबसे पहले आती है एक्यूट रीनल फेलियर की डेफिनेशन। तो एक्यूट रीनल फेलियर इज अ सीवियर deterioration of renal functions manifested as sudden reduction of urinary excretion। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होती है? एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें जो रीनल फंक्शन है यानी कि जो किडनी का कार्य है वो क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। जिसमें क्या होता है, यानी कि क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है, सडन रिडक्शन ऑफ यूरिनरी एक्सक्रेशन। तो जो यूरिनरी आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, सडन रिड्यूस हो जाएगा, अचानक से कम हो जाएगा। तो एक्यूट रीनल फेलियर एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है। साथ ही इसमें जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं सडन रिडक्शन ऑफ यूरिनरी एक्सक्रेशन, यानी कि यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया लीडिंग टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसके कारण क्या कंडीशन आती है कि यूरिनरी आउटपुट रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया देखने को मिलता है। अब ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया के कारण क्या क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि जो हमारे शरीर में जो फ्लूइड है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वे इम्बैलेंस हो जाएंगे। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, जो बॉडी है उसके अंदर क्या एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि किडनी जो है वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है। एंड अदर बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है बायोकेमिकल अदर, वे भी इकट्ठा हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत सी कंडीशंस या बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में देखने को मिलती है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस, यानी कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस किसे कहते हैं, यानी कि ये जान तक ले सकती है अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया। तो एक्यूट रीनल फेलियर क्या होती है, एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें रीनल फंक्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। और साथ में क्या देखने को मिलता है, सडन रिडक्शन ऑफ यूरिनरी आउटपुट, अचानक से कम हो जाता है, जिसके कारण ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया देखने को मिलता है। ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया के कारण फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, accumulation of metabolic nitrogenous waste and other biochemical products देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है इसकी ईटियोलॉजी। तो द कोज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ईटियोलॉजी क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर जो है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, प्री रीनल कोज, इंट्रा रीनल कोज एंड पोस्ट रीनल कोज। तो सबसे पहला हमारा आता है प्री रीनल कोज। प्री रीनल कोज में क्या होता है, दीज कंडीशंस आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स अकर इन ब्लड सप्लाई टू द किडनी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई हो रही है किडनी को उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो किसके अंदर आता है, प्री रीनल कोज के अंदर आता है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट कोज ऑफ आर हाइपोवोलीमिया ड्यू टू डायरल डिहाइड्रेशन, शॉक, बर्न, ट्रोमा, हेमरेज एक्सेट्रा। तो जो इम्पोर्टेंट कोज है वो क्या है, हमारा हाइपोवोलीमिया है। अब हाइपोवोलीमिया क्या होगा, ड्यू टू डायरियल डिहाइड्रेशन के कारण, शॉक के कारण, बर्न के कारण या ट्रोमा या कोई हेमरेज हो गया हो उसके कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। इंट्रारेनल कोज में क्या आता है, ये इंट्रारेनल कोज का मतलब क्या होता है, इसमें वो कंडीशंस आती है जिसमें जो किडनी का फंक्शंस है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो इंट्रारेनल कोज कहलाता है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंट कोज आर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, रीनल वेन्स थ्रोम्बोसिस, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, सेप्सिस एक्सेट्रा। तो जो रीनल के अंदर यानी कि किडनी के अंदर यदि कोई दिक्कत है या कोई भी उसके फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारा इंट्रारीनल कोज के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट रीनल कोज। पोस्ट रीनल कोज में हमारे आती है दीज conditions are related to the problems of the ureter or lower urinary system causing obstruction of urinary flow। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर वे प्रॉब्लम्स आती है जिसमें कि जो यूरेटर होता है या लोअर यूरिनरी सिस्टम होता है उसमें कोई भी यूरिनरी फ्लो में
ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण होता है। पोस्ट रीनल कोज में क्या होता है कि जो यूरेटर है या लोअर यूरिनरी सिस्टम है उसमें यूरिनरी फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट है द कोज इंक्लूड्स रीनल कैलकुलस, ब्लैडर, नेक ऑब्स्ट्रक्शंस, कंजेनाइटल लीनस और पस। इनमें कौन कौन से कोज आ सकते हैं पोस्ट में कि रीनल कैलकुलस हो गया, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यानी कि जो ब्लैडर की नेक है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, एंड कंजेनाइटल लीनस या पस भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। जो रीनल फेलियर की फेजेस है उसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। तो 4 phases of acute renal failures are identified in children depending upon the course of illness। जो एक्यूट रिनल फेलियर के जो फेज है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, चिल्ड्रंस पर डिपेंड करता है, या जो इलनेस है वो किस हद तक बढ़ चुकी है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हमारा आता है इनिशिएटिंग फेज। द फेज लास्ट्स फ्रॉम 1 to 2 days with फीचर्स ऑफ रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट। इस फेज के अंदर क्या होता है, ये फेज कुछ घंटों से और कुछ दिन तक रहती है और इसमें जो रीनल फंक्शन है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है यानी कि रीनल फंक्शन जो है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फीचर्स दिखते हैं इनिशिएटिंग फेज में और ये हमारी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहती है। नेक्स्ट है हमारी ओलिगोयूरिक फेज। ओलिगोयूरिक फेज में क्या होता है, दिस फेज लास्ट फ्रॉम 5 to 15 days। ये फेज कितना 5 से 15 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, बट कैन बी प्रोलोंग्ड फॉर वीक्स। लेकिन ये वीक्स के अंदर भी जा सकता है यानी कि 5 से 15 दिन के से भी ज़्यादा ये हो सकता है। इट इज़ शॉर्टर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस में ये जो ओलिगोयूरिक फेज है वो कम हो सकती है, ठीक है, 3 से 5 दिन की। एंड लॉन्गर इन ओल्डर चिल्ड्रंस। जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादा दिन की हो सकती है, जैसे कि हमारे 10 से 14 दिन की। मोर देन 3 weeks ड्यूरेशन ऑफ ओलिगोयूरिक फेज। ठीक है, ओलिगोयूरिक फेज की जो ड्यूरेशन है वो 3 weeks के ज़्यादा भी हो सकती है। इंडिकेट इनरिवर्सिबल रीनल फंक्शन। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल रीनल जो है वो डैमेज हो जाता है यानी कि वो ठीक नहीं हो सकता, उस कंडीशन तक हमारी जो किडनी है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है इट डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल स्टेज कोजिंग एक्यूट वैसोस्पाज्मिक नेप्रोपैथी। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है सीवियरिटी पर एंड उसकी ड्यूरेशन पर, किसकी, इनिशिएटिंग स्टेज की सीवियरिटी पर और उसकी ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, एक्यूट वैसोस्पाज्मिक नेफ्रोपैथी हो जाती है। नेक्स्ट हमारी डाययूरेटिक फेज। तो डाययूरेटिक फेज में क्या होता है, दिस फेज लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज एंड हाईली वेरिएबल विद माइल्ड टू सीवियर क्लिनिकल फीचर्स। ये फेज क्या होती है, कुछ दिन तक कुछ दिन से शुरू होती है एंड हाईली वेरिएबल पीरियड यानी कि लंबे टाइम तक रहती है। और ये कंडीशन इसमें क्या देखने को मिलते हैं, माइल्ड से सीवियर क्लिनिकल फीचर्स यानी कि पेशेंट में साइन सिम्टम्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारी रिकवरी फेज। दिस फेज मार्क्स द फाइनल रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल यूरिन osmolality constituents and biochemical alterations in the blood। ठीक है, रिकवरी फेज में क्या होता है, रिकवरी होगी। ठीक है, इस फेज में जो फाइनल रिजम्पशंस होता है वो नॉर्मल यूरिन ओस्मोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड है उसमें बायोकेमिकल अल्टरेशंस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे इसके आते हैं साइन एंड सिम्टम्स, या हम इसको क्या कह सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है ओलिगोयूरिक फेज। ठीक है, तो इसमें एक ओलिगोयूरिक फेज भी थी, हमने फेज में पढ़ा था, तो ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है नोजिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन। अब जो रीनल है यानी कि जो हमारी किडनियां वो अच्छे से काम नहीं कर रही तो व्यक्ति को क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एसिडोटिक ब्रीथिंग। नेक्स्ट है हमारा एडिमा, अल्ट्रेशंस ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियसनेस में भी दिक्कत होगी, व्यक्ति को बेहोश भी हो सकता है। इरेगुलरिटीज इन कार्डियक रेट एंड रिदम, कार्डियक की जो फंक्शंस है उसमें भी
प्रॉब्लम देखी जाती है, रेगुलरिटी देखी जाती है। नेक्स्ट है हमारे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें हमारा आता है हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे, पास्ट की, प्रेजेंट की, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा यूरिन एग्जामिनेशन, ठीक है। पेशेंट का यूरिन को एनालाइज करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे एंड रेडियो न्यूक्लाइड स्टडीज हम करेंगे। इसमें हमारा आता है एक्सरेज वगैरह ये आ जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके आते हैं मैनेजमेंट पे। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। हमने साइन सिम्टम्स में पढ़ा था ना कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो सबसे पहले हम पेशेंट के डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड हाइपोकैल्सीमिया आर द इमीडिएट कंसर्न, यानी कि सबसे पहले हमें डिहाइड्रेशन को ट्रीट करना है, जिससे जो पेशेंट है उसे शॉक और हाइपर कैल्शियमिया से बचाना है। नेक्स्ट हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टू बी मेंटेन प्रॉम्प्टली। जो हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। यूज ऑफ डायूरेटिक्स लाइक मैनिटोल एंड फ्रूजामाइड्स इज रिकमेंडेड। तो पेशेंट को हम डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, जिससे कि जो हमारा है मैनिटोल हो गया, फ्रूजामाइड हो गया, ये सभी। फिर हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट की उससे उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट है सपोर्टिव केयर ड्यूरिंग डायलिसिस एंड प्री और पोस्ट डायलिसिस पीरियड आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सपोर्टिव केयर देनी है डायलिसिस के दौरान। इसके अलावा प्री एंड पोस्ट डायलिसिस पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो पेशेंट का उस कंडीशन में अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं सबसे पहले पेशेंट के। फिर स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी पेशेंट का मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट का आउटपुट और इनटेक चार्ट भी मेंटेन करना है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, ठीक है। जो डॉक्टर के ने ऑर्डर की है पेशेंट को ड्रग्स, पेशेंट को वे सभी ड्रग्स हमें प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट है द नर्स शुड प्रोवाइड अ रेस्टफुल इन्वायरमेंट, एक शांत, एक रेस्टफुल इन्वायरमेंट हमें पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट अदर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो एक्यूट रेनल फेलियर हुआ है उसके कारण जो दिक्कत है पेशेंट को या जो कॉम्प्लिकेशंस और हो रही है उससे पेशेंट को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड एजुकेशन टू द फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट को और जो पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पूरी कंडीशन के बारे में बताना है, एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये कैसे ट्रीट होता है। तो इन सब के बारे में हमें पेशेंट को क्या देनी है, हेल्थ एजुकेशन देनी है और उसके परिवार को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था एक्यूट रीनल फेलियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।